हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 11.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बताना है कि इसमें से कौन कौन से हमें अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि ये कौन सा है जो इन्वर्स प्रोपोर्शन है और कौन सा है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है। तो इसमें हमें इन्वर्स प्रोपोर्शन बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, सभी कंसेप्ट समझिए, तभी आपको क्लियर होगा कि इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। फिर भी मैं आपको यहाँ से रिपीट कर देती हूँ कि इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मेरे पास क्या है, हमारे पास कोई भी दो वैल्यू हैं एक्स एंड वाई। यदि एक चीज़ इंक्रीज हो रही है और दूसरी भी इंक्रीज हो रही है तो वो तो क्या है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और एक चीज़ इंक्रीज हो रही है और दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही है तो वो हमारा क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये डिटेल में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है, तो आप वहाँ से इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ द वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। इसमें हमें क्या बताना है कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं ऑन अ जॉब एंड द टाइम, और वो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और साथ में वो कितना टाइम लेते हैं। तो हमें ये कंडीशन दी गई है, तो इसमें हमें बताना है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स। जैसे आप देखिए, अगर हमारे पास 1 वर्कर है तो टाइम, उसे कितना टाइम लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में। उसे कंप्लीट करने में एक वर्कर को ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर यदि हम वर्कर्स को बढ़ा दें, हमारे पास वही 2 वर्कर हों, तो उसी काम को उसे करने में कितना टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा। तो क्या हुआ, अगर वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और वर्कर्स कम हो रहे हैं तो जैसे आप देखिए, तो देखिए जैसे हमारे पास क्या है, 1 वर्कर है तो उसे उस काम को कंप्लीट करने में यदि 1 आवर लग रहा है, तो हमारे पास यदि कितने वर्कर हों, मैंने वर्कर क्या किए हैं, वर्कर मैंने बढ़ा दिए। यदि 2 वर्कर हैं तो वो उस काम को करने में कितना टाइम लेंगे, 1 आवर एक वर्कर को लग रहा है, तो 2 वर्कर को यदि क्या लगेगा, क्या 2 आवर लगेगा। कॉमन सेंस वाली बात है, तो इसमें 2 वर्कर्स को कितना लगेगा, हाफ आवर, इसका आधा टाइम लगेगा। तो क्या हुआ, अगर हमारे वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यदि एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो रही है तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो ये हमारा क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन। आई होप आपको समझ आया। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या दिया गया है, यदि हम कहीं भी जा रहे हैं, कोई एक जर्नी है हमारी, उसमें एक तो हमें टाइम दिया गया है और एक हमारे पास क्या है, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कि स्पीड हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो वो टाइम कितना लेगी और डिस्टेंस कितना कवर करेगी। तो देखिए, यदि हमारे पास स्पीड सेम है तो देखिए, तो टाइम और डिस्टेंस बताना है। यदि हमने टाइम बढ़ा दिया, अगर हम कहीं जा रहे हैं, यहाँ से सेम जगह जा रहे हैं और हमने यदि टाइम हमारे पास है 1 आवर का, यदि हमारे पास 1 आवर का टाइम है तो वो कितना, एक आवर में अगर वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, 1 आवर में यदि वो क्या करता है, 60 किलोमीटर कवर करता है। अब मैं यहाँ पे टाइम बढ़ा देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिया 2 आवर, तो 2 घंटे में वो कितना कवर करेगा, 120 किलोमीटर। तो इसमें क्या हुआ, टाइम बढ़ रहा है तो हमारा डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, क्योंकि स्पीड तो हमारी वही है। बस यहाँ पे क्या है, टाइम और डिस्टेंस बताना है। टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस भी बढ़ा, तो ये हमारी कौन सा हुआ, ये हमारा हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्योंकि जिसमें हमारे पास दोनों चीज़ इंक्रीज होगी वो हमारा डायरेक्ट, जिसमें एक इंक्रीज और एक डिक्रीज होगी वो हमारा क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन। थर्ड पार्ट देखिए, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। इसमें हमें क्या दिया गया है, एक तो हमें कल्टिवेटेड लैंड दी गई है और साथ में जो क्रॉप्स हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, वो दी गई है। तो इसमें हमारे पास देखिए, जितनी बड़ी लैंड पे हम कल्टीवेट करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें क्रॉप्स मिलेगी। तो क्या हुआ, अगर लैंड बढ़ेगी तो हमारे पास क्या होगा, क्रॉप्स भी बढ़ेगी। तो दोनों चीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये भी हमारा क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर 4 देखिए, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द
व्हीकल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास क्या है, फिक्स्ड जर्नी है। यदि हमारी जर्नी सेम है तो हमें बताना है कि स्पीड और टाइम हमारा क्या रहेगा। तो देखिए यदि हमारे पास क्या है, हम कहीं भी फिक्स्ड जर्नी, हम किसी भी प्लेस पे यदि जा रहे हैं, अगर हमारी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर की, यदि हमने यहाँ पे स्पीड क्या ली, हमने स्पीड ली है यहाँ पे 60 की। यदि 60 की स्पीड पे अगर कोई व्हीकल चल रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा वहाँ जाने में, 1 आवर। इसी तरह यदि मैं क्या करूँ, इसकी स्पीड बढ़ा दूँ, यदि हमें क्या लगेगा, इसकी स्पीड को मैंने कर दिया 120, इसकी स्पीड को मैंने डबल कर दिया, तो वहीं जाने में हमें कितना लगेगा, हाफ आवर लगेगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने यहाँ पे टाइम को इंक्रीज़ किया है, तो हमारा यहाँ पे हमने स्पीड को इंक्रीज़ किया है, तो हमारा टाइम क्या हुआ है, टाइम डिक्रीज़ हुआ है। कहीं जाने में यदि हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम हमें कम लगेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, इनवर्स प्रोपोर्शन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो देखिए इसमें हमें क्या दिया गया है, एक तो पॉपुलेशन है और पर पर्सन के हिसाब से हमारे पास क्या है, उसका एरिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। यदि हमारे पास टोटल 10 पेन है, मेरे पास क्या है टोटल 10 पेन है और हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, तो हर बच्चे को क्या मिलेगा, एक एक पेन मिल जाएगा सबको। और यदि हमारे पास क्या है 10 पेन है और हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, तो हर बच्चे को कितने 2 पेन मिल जाएंगे। तो क्या हुआ, यदि हमारे पास क्या हो रहे हैं, यदि हमारे पास बच्चे कम हो रहे हैं तो उनको पेन क्या मिल रहे हैं, ज़्यादा। तो देखिए 10 बच्चे थे हमारे पास, बच्चे ज़्यादा थे तो उन्हें कम पेन मिले, 1 पेन मिला। यहाँ पे हमने बच्चे कम कर दिए, बच्चे हमारे डिक्रीज़ हुए हैं, तो पेन उन्हें क्या मिले, ज़्यादा मिले। तो इसका मतलब ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसी तरह आप इसे समझिए, हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन यदि ज़्यादा है, एक एरिया है पूरा, क्या है, लैंड का एरिया। जैसे हमारे पास क्या है, ये एक लैंड है, अगर इसी लैंड को दो देखिए जैसे इसी तरह आप इसे लैंड के लिए लीजिए। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, लैंड है, ये इसका अंदर का क्या है, एरिया है। अगर हमारे पास क्या है, 2 मेंबर्स हैं, मेरे पास कितने हैं, 2 मेंबर्स हैं, तो आप देखिए दोनों मेंबर्स को क्या होगा, इतना इतना पार्ट उसे मिल जाएगा। अगर 2 मेंबर है, यदि इसी को मैं क्या कर दूं, बढ़ा दूं, मेंबर्स को मैं कर, लैंड तो हमारे पास इतनी ही है और हम क्या करें, लैंड को, मेंबर को क्या होगा, देखिए 4 मेंबर हैं, यदि हमारे पास लैंड मेरे पास इतनी ही है, लेकिन मैंने इसे क्या करा, 4 मेंबर्स में डिवाइड कर दिया, तो क्या हुआ, उसे लैंड क्या मिली, कम मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसे पर पर्सन के हिसाब से लैंड क्या मिलेगी, कम मिलेगी। और यदि हमारे पास पॉपुलेशन मेंबर्स कम होंगे तो उसे लैंड क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इस पार्ट को मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। देखिए स्टूडेंट, जैसे इसमें क्या दिया गया है, एक तो हमारे पास है पॉपुलेशन और एक हमारे पास है एरिया। ये हमारी क्या है, लैंड है। यदि हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन कम है तो उसे क्या मिलेगा, ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। यदि उसी को पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई तो उसी लैंड का क्या मिला, उसे थोड़ा कम पार्ट मिला। तो क्या हुआ, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ये हमारा क्या हुआ, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसी के साथ हमारा एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन अ टेलीविज़न गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹10,000 इज़ टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगेस्ट द विनर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, एक टेलीविज़न गेम शो है जिसकी प्राइज मनी क्या है, 10,000 रुपीज़, जिसे इक्वली डिवाइड किया गया है विनर्स में। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ विनर्स। साथ में हमें क्या बताना है, देखिए एक तो हमें यहाँ पे टेबल कंप्लीट करनी है। इसका मतलब हमें क्या बताना है, यदि हमारे पास विनर्स क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी प्राइज मनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और हमें साथ में ये बताना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ विनर्स हमारे पास कितने हैं। यदि नंबर ऑफ विनर्स हमारे पास ओनली 1 है तो प्राइस फॉर ईच विनर, तो उसे कितने
रुपीज़ का प्राइज़ मिलेगा उसे मिलेगा 1 लाख का प्राइज़। यदि विनर क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गई, यदि नंबर ऑफ विनर क्या है 2 है तो क्या होगा, वो 2 विनर्स में डिवाइड हो जाएगा, तो प्राइज़ फॉर ईच विनर क्या हो जाएगा 50,000। तो इसी तरह हमें निकालना है 4 के लिए, 5 के लिए, 8 के लिए, 10 के लिए और 20 के लिए। और इसके बाद ही हम बताएंगे कि वो जो हमारा विनर और नंबर ऑफ विनर का जो प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमारे पास क्या है, यदि नंबर ऑफ विनर्स 1 है तो प्राइस फॉर ईच मेंबर क्या होगा 1 लाख रुपीज़। यदि नंबर ऑफ विनर क्या किए हमने इंक्रीज़ कर दिए, यदि हमारे पास क्या है वो 2 हैं तो प्राइस क्या होगा ईच मेंबर का 50,000, क्योंकि उसे कितने में डिवाइड कर दिया, 2 विनर्स में डिवाइड कर दिया। अब हमें किसके लिए निकालना है 4 के लिए। तो देखिए यदि हमारे पास क्या है नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू 4, यदि हमारे पास कितने विनर हैं 4, तो प्राइस फॉर ईच विनर, हर विनर के लिए उसका प्राइस क्या होगा, उसे मैं क्या करूँगी 1 लाख रुपीज़ को हम डिवाइड कर देंगे 4 से। तो इसके बाद देखिए हमारे पास क्या आया, 4 2 ज़ा 8, फिर हमारे पास बचा 2, 4 5 ज़ा 20, फिर इसके बाद हमारे पास आया 25,000। यदि नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं 4 हैं तो ईच विनर का प्राइस क्या होगा 25,000। इसके बाद देखिए यदि नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं 5 है, अब हम क्या करेंगे, यदि हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास है नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू 5, यदि नंबर ऑफ विनर्स 5 हैं तो प्राइस फॉर ईच विनर, तो हर विनर का प्राइस क्या होगा, इसे मैं क्या करूँगी 1 लाख रुपीज़ को हम डिवाइड कर देंगे, 1 लाख रुपीज़ को हम डिवाइड कर देंगे 5 से। तो देखिए हमारे पास क्या आया 20,000, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 20,000। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यदि नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू यदि 8 हैं तो प्राइस फॉर ईच विनर, तो हर विनर को कितने का प्राइस मिलेगा, मैं 1 लाख को किससे डिवाइड कर दूंगी, उस हमें कर देंगे डिवाइड 8 से। तो हमें क्या मिलेगा, पहले मैं 4 से कट करूंगी तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 0 0 0। अब इसे 2 से कट कर दीजिए तो हमें मिला 12500, तो 12,500। तो ईच विनर को प्राइस मिलेगा 12,500। नेक्स्ट हम करते हैं 10 विनर के लिए। यदि नंबर ऑफ विनर कितने हैं, यदि नंबर ऑफ विनर हमारे पास हैं 10, तो प्राइस फॉर ईच विनर, तो हर विनर को कितने का प्राइस मिलेगा। अब मैं क्या करूँगी 1 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 10 से। तो देखिए हमें क्या मिला, इसे मैं 10 से डिवाइड करूँगी तो मुझे मिलेगा 10,000। तो हर मेंबर को मिलेगा 10,000 का प्राइस। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास है 20। नंबर ऑफ विनर क्या हैं, यदि नंबर ऑफ विनर कितने हैं, नंबर ऑफ विनर यदि है 10, तो प्राइस फॉर ईच विनर, तो हर विनर को कितने का प्राइस मिलेगा, 1 लाख को मैं डिवाइड कर दूंगी 10 से। तो हमें मिलेगा 10 1 जा 10, सॉरी यदि नंबर ऑफ विनर कितने हैं 20, तो हर मेंबर को कितने का प्राइस मिलेगा, इसे हम डिवाइड करेंगे 20 से। तो 20 को यदि मैं 1 लाख से डिवाइड करूंगी तो हमें मिलेगा 5,000। तो यहाँ पे हमारे पास आया 5,000। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इस टेबल में क्या किया है, नंबर ऑफ विनर्स हैं तो उसकी हमने प्राइज मनी भी निकाल ली है कि हर मेंबर को कितने का प्राइज मिलेगा। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है, यदि नंबर ऑफ विनर्स क्या हैं इंक्रीज हो रहे हैं, विनर्स यदि हमारे पास बढ़ रहे हैं तो हमारे पास प्राइस जो हर विनर का है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले 1 लाख, फिर 50, फिर 25,000, 20,000, तो क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। मेंबर्स विनर्स हमारे बढ़ रहे हैं और प्राइस फॉर ईच मेंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये हमारा क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यही हमसे सेकंड पार्ट में पूछा गया था। एक तो इस टेबल को हमें कंप्लीट करना था, सेकंड हमसे ये पूछा गया था कि जो हमारे पास ये प्रोपोर्शन है विनर का वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो हम क्या इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये हमारा क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
रहमान इज़ मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान इज़ मेकिंग अ व्हील, रहमान क्या बना रहा है, एक व्हील बना रहा है यूजिंग स्पोक्स, स्पोक्स को यूज़ करके। ये देखिए उसने क्या बनाया है, व्हील, ये क्या है, स्पोक्स, तीलियाँ। He wants to use equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal। और वो जो ये व्हील बना रहा है उसमें जो कंजुकेटिव स्पोक्स हैं, जो हमारे पास साथ में लगातार की जो स्पोक्स हैं वो क्या हैं, उनके बीच में जो एंगल हो वो सेम आए, वो उसे इस तरह से वो स्पोक्स सेट करनी है और वो व्हील बनाना है जिससे उनके बीच में जो एंगल आए। जैसे ये देखिए, ये हमने क्या है, रहमान ने ये व्हील बनाया, एक ये वाली स्पोक्स और ये स्पोक्स, इनके बीच का एंगल और इस स्पोक्स और इस स्पोक्स के बीच का ये एंगल क्या हो, इक्वल हो। उस तरह से वो व्हील का, स्पोक्स का यूज़ करके व्हील बनाना चाहता है। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल, और साथ में हमें एक टेबल दी गई है और हमें इस टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया गया है, नंबर ऑफ स्पोक्स क्या दिया गया है कि स्पोक्स उसने कितनी यूज़ की हैं, 4, 6, 8, 10 और 12, और साथ में एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजुकेटिव स्पोक्स। और जो कंजुकेटिव स्पोक्स है, जैसे ये क्या है, 2, ये कंजुकेटिव, ये 2 क्या, कंजुकेटिव, तो इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, देखिए सबसे पहले ये वो 4 स्पोक्स का यूज़ करेगा तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अगर वो 6 स्पोक्स का यूज़ करेगा तो उसके बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो इसी तरह हमें बताना है कि यदि वो 8 स्पोक्स का यूज़ करेगा, 10 स्पोक्स का यूज़ करेगा और 12 स्पोक्स का यूज़ करेगा तो वहाँ पे कितना एंगल बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसमें हमें क्या देखना है, आप देख सकते हैं इसमें कितने स्पोक्स का यूज़ हो रहा है, 1, 2 और 3। तो 3 स्पोक्स का यूज़ हो रहा है तो हमारा एंगल भी क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितनी स्पोक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्पोक्स ज़्यादा है और एंगल क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एंगल हमारा कम हो रहा है। इसके बाद यहाँ देखिए 8 स्पोक्स का यूज़ हो रहा है तो एंगल क्या होगा, और कम हो रहा है। तो इसमें आपको क्या पता चला कि नंबर ऑफ स्पोक्स जब इंक्रीज़ हो रही है तो एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, तो ये हमारा क्या हुआ, इन्वर्स प्रोपोर्शन। अगर ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो इसमें क्या होगा, 4 × 90 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई में इसे मैं क्या मान लेती हूँ, x, तो हम लिख सकते हैं 8 × x। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। यदि हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम लिखते हैं डिवाइड में, और यदि हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 4 × 90 अपॉन, ये हमारा 8 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ हमारा ये चला जाएगा डिवाइड में, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब 2 को मैं 90 से कट करूँगी तो मुझे मिला 45 डिग्री। इसका मतलब ये मेरा क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जब नंबर ऑफ स्पोक्स हम 8 यूज़ करेंगे तो उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 45 डिग्री के। इसके बाद देखिए जब वो 10 स्पोक्स का यूज़ करके व्हील बना रहा है तो उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 4 × 90 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में, इसे भी मैं क्या मान लेती हूँ, XY, आप कुछ भी मान सकते हैं, X1 मान सकते हैं, तो मैंने इसे माना है X1। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, X1 इज इक्वल टू 4 × 90 और डिवाइड में मेरा क्या है 10। 10 से मैंने 0 से 0 मैंने कट कर दी, 9 4 ज़ा 36, तो यहाँ पे मैंने इसे X1 माना था तो इसकी वैल्यू मेरी क्या आ गई, 36 डिग्री। इसका मतलब जब वो 10 स्पोक्स का यूज़ करके व्हील बनाएगा तो उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 36 डिग्री का। अब नेक्स्ट देखिए, अब वो कितने स्पोक्स का यूज़ कर रहा है, 12 का, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 × 90 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई में, अब मैं इसे X2 मान लेती हूँ, इसे मैंने मान लिया है X2, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा X2 इज इक्वल टू 4 × 90 अपॉन में 12। 4 से मैंने कट कर दिया, 4 3 ज़ा 12, 3 से कट किया तो मुझे मिला 30 डिग्री। तो इसका मतलब कितने डिग्री का एंगल बनाएगा वो, 30 डिग्री का एंगल। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आया कि किस तरह वो स्पोक्स का यूज़ करके और कितने डिग्री का वो एंगल बना रहा है। हमने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ क्यों लगाई है, क्योंकि ये क्या है,
इन्वर्स प्रोपोर्शन। आगे देखिए इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स भी दिए गए हैं जो हमसे पूछे गए हैं, आगे हम वो डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 1 देखिए, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि जो नंबर ऑफ स्पोक्स हैं और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है क्या वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो ये चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि नंबर ऑफ स्पोक्स यदि इंक्रीज हो रही है तो उनके बीच में जो एंगल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, यस, हाँ ये हमारा क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन व्हील विथ 15 स्पोक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमें क्या दी गई थी, एक टेबल दी गई थी जिसमें हमें अलग अलग स्पोक्स के लिए एंगल निकालने थे, और अब हमसे क्या पूछा गया है, 15 स्पोक्स के लिए यदि वो 15 स्पोक्स का यूज़ करेगा तो वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसी टेबल का यूज़ करेंगे। तो देखिए स्पोक्स जब हमारे पास कितनी थी, स्पोक्स हमारे पास 4 थी, तो एंगल कितना बन रहा था, एंगल हमारा बन रहा था 90 डिग्री का। इसी तरह अब यहाँ पे हमने कितनी स्पोक्स ली हैं, 15, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, एंगल इसका क्या बन रहा है, y। अब ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 4 × 90 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई में y। तो यहाँ से देखिए मुझे क्या मिला, 4 × 90 अपॉन में 15 इज इक्वल टू y। यहाँ 15 मेरा मल्टीप्लाई में था, यहाँ मैं क्या ले गई, डिवाइड में। अब 15 को हम 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 6 × 90, 4 6 × 24। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 24। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 24 डिग्री का। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखिए, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि यदि दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में 40 डिग्री का एंगल बन रहा है तो कितनी स्पोक्स को हम यूज़ करेंगे। तो देखिए जैसे अब तक तो हमें क्या दिया गया था, अब तक हमें स्पोक्स दी गई थी और हमें एंगल निकालना था। अब हमें दिया गया है, जैसे ये क्या है, कंसेक्यूटिव स्पोक्स हैं, तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें बतानी है कि कितनी स्पोक्स का वो यूज़ करेगा। तो उसी के लिए भी हम वही टेबल यूज़ करेंगे। हमारे पास स्पोक्स कितनी थी, 4, और एंगल कितना बन रहा था, 90 डिग्री का। तो अब इसी तरह यहाँ पे एंगल बन रहा है 40 डिग्री का, तो हमें बताना है कि यहाँ पे कितनी स्पोक्स यूज़ होगी। तो इसे मैं ले लेती हूँ z। तो देखिए ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो 4 × 90 इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई में 40। तो यहाँ से मैं इसे डिवाइड में ले जाऊँगी तो हमारा 40 आ जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास आ जाएगा z। 0 से 0 मैंने कट कर दिया, 4 से 4 मेरा कट हो गया, तो इसका मतलब z हमारा कितना आया, 9। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, वो कितनी स्पोक्स का यूज़ करके, अगर एंगल 40 डिग्री का बन रहा है तो कितने स्पोक्स को यूज़ करके वो व्हील बनाएगा, 9 स्पोक्स को यूज़ करके। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।